हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल उन्नति के पथ पर। आज हम जानेंगे कि जो हम कैलकुलेशन का पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वो आखिर क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका यूज कहाँ होता है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन बहुत पढ़ा होगा, एक्स का, लॉग एक्स का, e टू द पावर एक्स का, इन सब का इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन हम जानेंगे कि इसका यूज कहाँ है, किस प्रकार से इसका इन्वेंशन हुआ। तो आइए हम जानते हैं इसका कैसे यूज करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास सपोज़ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया होगा इसका L इंटू V। अब नाउ सपोज वी हैव स्क्वायर जिसकी साइड A है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, A स्क्वायर होगा। मतलब एक सर्टेन बॉडीज़ है, सर्टेन एरिया है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास यह एक कर्व है, इससे जो एरिया बन रहा है नीचे, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हो जाएगी वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ और इस कर्व से घिरा हुआ एरिया है उसको फाइंड कीजिए। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ, इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। वो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले सपोज हम एक कर्व मान लेते हैं, लाइक हमारे पास एक कर्व है। हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल बॉडी का एरिया है या रेक्टेंगल शेप का एरिया है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया एरिया। तो हम उस कर्व में ऐसा क्या करें कि एरिया इस टाइप का बन जाए। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, लाइक दैट, ए बी, तो हमारे पास अगर हम इसके एक पार्ट को एनालाइज करें, इस पार्ट, तो हमारे पास एक इस टाइप की शेप आएगी। देखिए, इस प्रकार की शेप आएगी। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको, इसकी जो लंबाई है या इसकी जो चौड़ाई है, इसको हमने h माना है। क्या माना है? h, डेल्टा h, यानी डेल्टा h है वो टेंड्स कर रहा है 0 को। मतलब हमने इसको इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जिसकी जो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम ले सकते हैं b माइनस a अपॉन n इक्वस टू h। मतलब हमने इसको n भागों में बांट दिया है इसको। तो ये हमारे पास एक छोटी छोटी सी स्टेप्स बन गई हैं जिनका एरिया को हम सम करके इस पूरे कर्व का जो बन रहा है एरिया उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ये बॉडी बन गई, तो ये हो गया हमारा डेल्टा h, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस लंबाई को दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो होगी एफ ए। जैसे हम देखें कि ये हमारे पास एरिया है, इसको हम अगर और जूम करके देखें कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ऊपर का एरिया छूट रहा है, इस प्रकार यहाँ देख लें, इस प्रकार का एरिया छूट रहा है।
और एक तरह से और हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से इस स्ट्रिप को लें तो ये इतना एरिया ज़्यादा हो रहा है, ये हर उस स्ट्रिप में होता जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर ये फंक्शन का वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ ए, बिकॉज देयर इज वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो जब हम एक्स की वैल्यू को ए पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें वाई बराबर क्या मिलेगा, एफ ए मिल जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार हम देखें, जब हम इस रेक्टेंगल को लेंगे तो हमारे पास एरिया इसका क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा, हाँ ए वाली लेंथ लेनी पड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस एच, राइट, डेल्टा एच, बिकॉज ए वाली लेंथ होगी जो ए वाली, ये हमारे पास इसमें डेल्टा एच जोड़ के हमने एक्स का मान रखा है, एक्स इक्वल हो गया ए प्लस डेल्टा एच। तो हमारे पास जो ए वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एफ ए प्लस डेल्टा एच, राइट। तो इसका एरिया हो गया। अब यहाँ पर हम अगर बी तक जाएं, ये पूरा एरिया फाइंड करें, तो इस प्रकार जोड़ते जोड़ते ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे और फिर इस वाले एरिया को जोड़ देंगे, इस वाले एरिया को जोड़ देंगे, इस वाले एरिया को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास इस पूरे शेप का एरिया आ जाएगा। जैसे ये पहला A1 हो गया, उसके बाद हम A2 को देखें तो हमारे पास चौड़ाई तो उसकी जो हमने स्ट्रिप को काटा है उसकी चौड़ाई तो सेम है, डेल्टा एच इंटू अब हो जाएगा एफ ए प्लस 2 डेल्टा एच। डेल्टा एच बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार हम A2 हो गया ये हमारा, A3 हो जाएगा डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस 2H, राइट। तो यहाँ पर हम देखें कि जो जाएगा फंक्शन जाएगा वो जाएगा अगर हम n तक जाएं तो पहले हमारे पास 1 था, 1 से शुरू हुआ, मतलब यहाँ पर देखें हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन भाग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ए एन इक्वल टू होगा डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस एन एच, राइट। जैसे यहाँ पर हम कर्व में देख सकते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, हमने इस एरिया को लिया, सबसे पहले हमने इस वाले एरिया को लिया, तो हमारे पास एरिया आया डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस एच, इसको लिया हमने, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस 2H। अगर हम n तक जाएँ, यहाँ तक जाएँ, तो हमारे पास एरिया क्या होगा, डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस NH, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इसका एरिया होगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल एरिया है जो टोटल एरिया तो हमारे पास टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एन ऐसे हो जाएगा प्लस प्लस AN, राइट। तो ये हमारे पास टोटल एरिया हो गया। अब हम देखें यहाँ पर कि जो हमारा A1 है वो है डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस डेल्टा एच।
प्लस A2 क्या है, डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस डेल्टा 2H, ठीक है, 2 डेल्टा H हो जाएगा। इस प्रकार A3 हमारा क्या है, प्लस डेल्टा H एफ ए प्लस 3 डेल्टा H, राइट। इस प्रकार हमारा जो एन वाई एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस NH एंड डेल्टा H, राइट। इस सभी में से हम H को कॉमन कर सकते हैं, तो हम इन सबको कॉमन ले लेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया को हम ए से डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा H यहाँ पर हम लिख देंगे समेसन एफ ए प्लस आर डेल्टा H, और इसका R का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा R इक्वल टू 1 to N, राइट। तो हमारे पास इसका मान आ गया। इस प्रकार ये हमारा एरिया हो गया, जिसमें हम ऊपर वाला जो एरिया एक्स्ट्रा आ रहा था उसको कंसाइडर कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो इट इज इक्वेशन 1। अब नाउ अब हम लेंगे यह वाला एरिया, दिख रहा है ये वाला एरिया, जिसमें हम देखेंगे कि जो L की वैल्यू है बोलेंगे हम F फर्स्ट एरिया में, क्योंकि इस वाली y को कंसाइडर करना है, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, FA। तो यहाँ पर हमारा एरिया क्या होगा, एरिया होगा A1 इक्वल टू होगा डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस छोड़ो इसको, दूसरा A2 निकालेंगे तो वो क्या होगा, A2 इक्वल टू डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस डेल्टा H, राइट। क्योंकि हम उसमें डेल्टा H बढ़ाते जा रहे हैं x का मान, तो y का मान तो हमें उसमें जोड़ने पर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x को क्या लिया, a प्लस डेल्टा H। इस प्रकार हम निकालेंगे A3 डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस डेल्टा H, राइट, 2 डेल्टा H। अब हम इसी प्रकार देखें कि जो AN होगा वो क्या होगा, तो डेल्टा H तो रहेगा क्योंकि ये हमारी ब्रेथ है, इंटू में एफ ए प्लस N प्लस 1 डेल्टा H होगा, राइट। क्योंकि सब हम यहाँ पर R0 को भी कंसाइडर करेंगे, जब हम R को 0 रखेंगे यहाँ पर होगा, इसका मान R में बदल देंगे जब हम समेसन रखेंगे, तो R0 रखेंगे तो हमें यह वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम टोटल एरिया को देखते हैं, टोटल एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया होगा जो इक्वल टू होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन प्लस AN, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस डेल्टा H इंटू एफ ए प्लस डेल्टा H,
प्लस डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस 2 डेल्टा एच, राइट। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो डेल्टा वो ए एन होगा वो होगा डेल्टा एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस एन माइनस 1 एन प्लस 1 होगा, एन प्लस 1 डेल्टा एच, राइट। तो इसको समीशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर डेल्टा एच कॉमन है, डेल्टा एच कॉमन, डेल्टा एच कॉमन, डेल्टा एच कॉमन, यहाँ पर नहीं, डेल्टा एच कॉमन। तो सबसे हम डेल्टा एच को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि डेल्टा एच को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच, और हम इसको समीशन में कैसे लिखेंगे? एफ ए प्लस आर एच, और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लिमिट जाएगी वो आर इक्वल टू 0 टू एन प्लस 1 तक जाएगी, राइट। अब इसमें यह एरिया आया है जो हमारा, ये एरिया ये क्या बता रहा है? इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। यह बता रहा है कि जो हमने एरिया काउंट किया है या निकाला है वो रियल एरिया से कम है, राइट। क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं, हमने यहाँ पर देखा है कि हमने ए वाली स्ट्रिप ली हुई है और इसमें हमारे पास ए वाला एरिया छूट रहा है, इसमें ए वाला एरिया छूट रहा है, इसमें ए वाला एरिया छूट रहा है, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया। तो यहाँ पर ए रियल एरिया से कम होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इससे हमारे पास जो शुद्ध एरिया आएगा, रियल एरिया आएगा, इसको वो इक्वेशन 1 से तो छोटा होगा लेकिन इक्वेशन 2 से बड़ा होगा, राइट। मतलब कुछ समझे कि जो हमने एरिया निकाला हुआ है इसको हम A2 नाम दे देते हैं, और जो हमने निकाला था इसको A1 नाम दे देंगे। तो हमारा जो एरिया आएगा वो A1 से तो छोटा होगा ए, और A2 से बड़ा होगा। यह कंडीशन याद रखना, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखें, इसको जानने के लिए आइए देखते हैं। हमारे पास एरिया, या इसको मान लें या समीकरण 2 को मान लें, दो में से कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच आर 0 से एन प्लस 1 और एफ ए प्लस आर डेल्टा एच। अब सपोज़ अभी हमने लिया था एरिया लिया था हमने कहाँ से कहाँ तक? पहले हमने ए से बी तक लिया था। अब हम इसको एफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 केस ले कि जो डेल्टा एच था वो था बी माइनस ए अपॉन एन, राइट। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या आ जाएगा? बी को हमने 1 रख दिया और ए को रख दिया 0, तो 1 अपॉन एन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि हमने जो एरिया निकाला है इसमें हमारा डेल्टा एच है वो टेंड करेगा 0 को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा एच टेंडिंग टू 0
डेल्टा एच सिग्मा आर इक्वस टू 0 टू n प्लस 1 एफ ए प्लस आर डेल्टा एच, राइट। अब हम इससे निकालेंगे इंटीग्रल फॉर्म में इक्वेशन को। अब हम यहाँ देखें कि जैसे ही हमने x को 0 टेंस कराया, मतलब x h है जो 0 टेंस करेगा, तो n की वैल्यू वो क्या टेंड करेगी, इन्फिनिटी टेंड करेगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होगी a इक्वस टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h की जगह हम क्या रख देंगे 1/n, और यहाँ पर हो जाएगा f, एक को हमने 0 रखा है, 0 प्लस r की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ आर एच है, तो h की जगह पर आ जाएगा डेल्टा एच इक्वस टू 1/n, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा r अपॉन n, लिमिट लग जाएगी r इक्वस टू 0 टू n प्लस 1, यार n प्लस 1 f r अपॉन n। अब इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे a इक्वस टू, इसको हम इस लिमिट को दोनों लिमिटों में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे। यहाँ लोअर लिमिट हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0/n, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n प्लस 1/n, राइट। और जो यहाँ पर 1/n है वो हो जाएगा dx, और जो r/n है बेसिकली वही तो हमारा x है, मतलब हम r/ जो हमारा भाग है यहाँ से, यह पूरा पार्ट कितना है, पहले हमने कंसीडर किया था, क्या किया था, कंसीडर किया था b माइनस a/n डेल्टा h, क्योंकि हमने लिमिट ली थी b से a से b तक। अब हमारे पास ये 0 से b तक जा रहा है, तो हमारा जो x की वैल्यू होगी वो जहाँ जहाँ जाएगी वही तो चेंज होगी, a से तो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास डेल्टा, मतलब जो यहाँ पर r है ये पूरा, तो a r में से हमने n भाग किए हुए हैं, मतलब x का मान निकाला हुआ, तो x इक्वस टू आ जाएगा r/n। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसका मान, तो हो जाएगा f(x). अब इसकी लिमिट कैसे निकालें, तो इसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास एरिया आ चुका है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ 0/n, और यहाँ से है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n प्लस 1/n और f(x) dx, राइट। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि 0/समथिंग 0, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n प्लस 1/n, यह हमारा 1 बन जाएगा,
और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 पर लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा पूरा पार्ट। तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ गया, एरिया इक्वस टू आ जाएगा 0 to 1 f(x) dx, राइट। जो हमने माना था कि a इक्वस टू है 1, वो 0, a इक्वस टू 0 और b इक्वस टू 1। तो हमारे पास जो a इक्वस टू है वो है 0 और b इक्वस टू है 1, मतलब हमें एरिया फाइंड करना है 0 से 1 के बीच में, और फंक्शन दिया है हमें y इक्वस टू fx, राइट। तो ये हमारा एरिया इस प्रकार निकलता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के मैथमेटिक्स में बहुत सारे रोल हैं, मतलब इससे हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं, जो हायर लेवल मैथमेटिक्स में आएगा, ठीक है। अब इसका हम एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इसको और कहाँ से अप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे लेट्स अज्यूम हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ मेंशन पार्ट, मतलब हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ए वाला एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है 0 to 2, तो इसके लिए हम सिंपल इंटीग्रेशन फंक्शन लगा देंगे। तो यहाँ पर ए इक्वस टू हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ दी हुई है 0 to 2, और हमारे पास फंक्शन क्या है f(x) dx इक्वस टू 0 to 2 x स्क्वायर dx, ठीक है। एक बात और है कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर, मतलब उसका एरिया डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं dx की, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कोई फंक्शन है जिसकी ब्रैकेट dx है और उसको fx के साथ गुणा करने पर उसका एरिया आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने किया है कि dx स्ट्रिप ले ली और उसको fx के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 2 तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा एरिया आ चुका है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम इसको रिवर्स प्रोसेस है, इसका सिंपल है कि हम अगर किसी का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, हम जानते हैं कि x टू द पावर n dx क्या होता है x n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, प्लस में c भी आ जाएगा प्लस c। इसको हम आगे की क्लासों में और अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। आज हम सिर्फ इसका एरिया निकालना सीखेंगे कि इसका एरिया कैसे आता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये जो c है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे गायब हो जाता है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों नहीं लिखते और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों लिखते हैं, इसको आगे की क्लासों में सीखेंगे। आज हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है वो होता है x n+1 x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ही लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इक्वस टू आ जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3, और जो हमारी लिमिट है उसको हम 0 to 2 कर देंगे। और लिमिट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया इक्वस टू आ जाएगा 2 to द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 to द पावर 3 अपॉन 3 इक्वस टू आ जाएगा 8 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हमारे पास यह एरिया आ चुका है। थैंक यू। यह मेरी
फर्स्ट क्लास थी। मतलब इसको मैंने इतनी बड़ी पार्ट को पहली बार डिफाइन किया है। अगर इसमें कुछ गलतियाँ भी हुई हों तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। और मैं आगे भी प्रयास करूँगा कि इससे अच्छा कंटेंट लाऊँ। जो भी नया मिलेगा उसको मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।